आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर है और उस यूएई के दौरे पे वो चले गए जायद मस्जिद। जमकर देश में छिड़ गया है बवाल। कौन से है वो 5 सवाल जिसको आज हम उठाएंगे हल्ला बोल में। यूएई की मस्जिद में जाने से क्या देश के मुसलमानों का मोदी पर भरोसा बढ़ जाएगा? सवाल यही पूछ रही हैं तमाम पार्टियां कि अगर जाना ही है मस्जिद तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं, क्यों हमेशा ऐसे कदम विदेश में? मस्जिद जाने से मोदी पर मुसलमानों का क्या हिंदुस्तान में भरोसा बढ़ेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की मस्जिदों दरगाहों में भी जाना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी का दावा है? क्या दम है इस दावे में? पूछेंगे ये सवाल। मस्जिद में जाकर मोदी मुसलमानों के बीच छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सोची समझी रणनीति है क्या? बिहार में मुसलमानों को लुभाने के लिए मोदी ने मस्जिद का सहारा लिया है, मस्जिद दौरे का सहारा लिया है। माना जाता है भारी तादाद में बिहार के लोग वहां पर रहते हैं और वो उसमें एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है, बिहार के मुसलमानों की। विदेश में मोदी के मस्जिद जाने पर सियासत करना क्या सही है? किस हद तक सही है? यह भी एक सवाल है कि कोई ऐसा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएं और फौरन उसको सियासत से जोड़ दिया जाता है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएमआईएम के मुखिया, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, जो कि विचारक है संघ की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से इस चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले ओवैसी साहब आपके पास आते हुए, अब तो आप खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायद मस्जिद में गए हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान और यूएई में ताल्लुकात में और बेहतरी पैदा हो, इसलिए कि 27 लाख के करीब भारतीय वहां पर काम करते हैं, इंडियन नेशनल्स, और करीब 20 बिलियन डॉलर का वो फॉरेन रेमिटेंस भिजाते हैं। हाँ। मगर अगर ये सवाल जो आपने उठाया कि मस्जिद जाने से मुसलमानों में एक पॉजिटिव मैसेज क्रिएट किया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि एनएचआरसी ने 2012 में जो रिपोर्ट गुजरात असेंबली में टेबल की, उसमें कहा था कि 241 मस्जिद को डैमेज किया गया। 2002 में 300 करीब दरगाहों को डैमेज किया गया, जिसमें हमारी 500 साल पुरानी एक मस्जिद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको मॉन्यूमेंट करार दिया, ईसानपुर की मस्जिद। अच्छा, अभी तक गुजरात सुनिए, जब मोदी सीएम थे, उन्होंने हाईकोर्ट का ऑर्डर को ये कहकर अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हम इसको रेस्टोर नहीं करेंगे। 10 दिन पहले मसला सुप्रीम कोर्ट में आया। अगर मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है तो गुजरात की गवर्नमेंट जो 241 मसाजिद को नुकसान पहुंचा, उसकी क्यों नहीं बात करती? ठीक है। आखिरी बात यह है कि मुझे ताजुब इस बात का मुझे ताजुब इस बात का है कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम, जिस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब, किसी वजह से उनकी आवाज जरा रुक गई, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन दरअसल उनकी पूरी बात का जो लब्बो आपका कुछ इस तरह से था कि अगर मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है तो हिंदुस्तान में उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता है। आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन किस किस्म की सियासत इस पर हो रही है, एक बार जरा जुड़ गए हमारे साथ ओवैसी साहब, एक बार जरा वो हम लोग सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को मस्जिद से मोहब्बत, किसी एक धर्म के लिए सम्मान, या फिर सिर्फ सियासत, क्या है असल सवाल, उस पर पहुंचेंगे। पहले सुनिए अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन ओवैसी साहब आपकी आवाज बीच में कट गई थी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी आपसे लेते हुए, तमाम ये धर्मगुरु कह रहे हैं कि एक अच्छा संकेत इससे जा रहा है। क्या जानबूझकर सकारात्मक होने की कोशिश तक नहीं करना चाहते आप? अगर एक कदम उठा रहे हैं, वो जरा यहां तक भी प्रशंसा नहीं करेंगे कि अच्छी बात है कि मस्जिद में गए हैं और वहां पर एक संदेश उन्होंने विश्व भर में, न्यूयॉर्क से टाइम्स से लेकर यरूशलेम पोस्ट सब लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, एक कोशिश है, एक पहल है। मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 16 लोग मारे गए, जिनके ऊपर केस चल रहा था, उनको बेल हुई, तो ये मोदी गवर्नमेंट उनके बेल के खिलाफ अपील नहीं करती। ख्वाजा अजमेरी की आस्थाने के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, उसको बेल हो जाती, अपील नहीं करते। आप बताइए कौन सी मस्जिद और दरगाहों से मोहब्बत की बातें हो रही हैं? जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है टेररिज्म का, उनको बेल हो जाती है और इन्हीं की गवर्नमेंट अपील नहीं करती। मेरे क्वेश्चन पर पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि प्राइमा फेसी उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। आप बताइए फिर इसका क्या जवाब देंगे? हम यकीनन ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए यूएई में। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए।
देखिए, इसमें एक मेन बात है, जवाब दीजिए। ओवैसी साहब हर ऐसे वाकया के बाद जवाब मांगते हैं। याकूब मेमन को फांसी चढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान की कोर्ट चढ़ाती है, ओवैसी साहब को जवाब चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 34 वर्ष के बाद, दीर्घ काल के बाद, कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे, यूएई में जाके संबंध बढ़ाते हैं। $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कैसे होगा ये बात करते हैं। उसके देश के सम्मान में अगर मस्जिद चले जाते हैं तो ओवैसी साहब को जवाब चाहिए। ओवैसी साहब, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं, राजनीतिक तजुर्बा भी मेरा कम है, मगर मैं एक आम हिंदुस्तानी के नाते ये पूछना चाहता हूं, देश आपको जवाब क्यों दे? क्यों देश आपको जवाब देते रहे? उन लोगों को जवाब क्यों देता रहे जो धर्म के नाम पे देश को बांटने का पुरजोर कोशिश कर रहा है? आप कर क्या रहे हैं? आतंकवादी को फांसी होता है तो आप कहते हैं वो मुसलमान है इसलिए उसको फांसी हो रहा है। अबू धाबी में वो मस्जिद जाते हैं तो प्रॉब्लम, मस्जिद नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम। वो जो करते हैं आपसे उनको प्रॉब्लम है। आप देखिए, अगर हिंदुस्तान के हर सिस्टम से आपको प्रॉब्लम है, आपको हमसे जवाब चाहिए। क्यों जवाब चाहिए? आप उस पार्लियामेंट के हिस्से हैं जिस पार्लियामेंट जवाब दे ले, फिर राकेश जी और केसी त्यागी जी पार्लियामेंट को आप चल नहीं सुनिए एक मिनट, उस पार्लियामेंट को आप लोग चलने नहीं देते हैं और सारे जवाब आपको केवल और केवल अपने पब्लिसिटी के लिए चाहिए। अगर जवाब चाहिए पार्लियामेंट में खड़े होते, सीना ठोक के पूछते, नहीं, वो नहीं चलने देना है। और यहाँ सारे सवालों के जवाब चाहिए आपको। ओवैसी साहब, संबित पात्रा साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरा क्वेश्चन पार्लियामेंट में आया तो आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि असीमानंद को जो बेल मिली अपील नहीं करेंगे। आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि जो मक्का मस्जिद में एक्यूज हैं उनको बेल मिली, उनके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। तो बताइए, मस्जिद और दरगाह से मोहब्बत का क्या पैमाना है? क्या शेख जायद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद आपके लिए मुतबर्रिक है और हिंदुस्तान की मक्का मस्जिद आपके लिए मुतबर्रिक नहीं है? क्या गुजरात की ईसानपुर की 500 साला मस्जिद, जिसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया, जिसको दंगाइयों ने तबाह किया 2002 में, उसको रेस्टोर नहीं करेंगे आप? तीसरी बात, मिस्टर संबित पात्रा, क्या हिंदुस्तान का आप ही हैं? क्या मैं नहीं हूं हिंदुस्तान का? क्या हिंदुस्तान का ठेका आप लेकर रखे हैं? क्या हम लेकर नहीं रखे हैं? क्या हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या बीजेपी नेशनलिज्म, क्या उन्हीं के पास सर्टिफिकेट है? क्या हमको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है? आप हर क्वेश्चन को नेशनलिज्म पर लेकर मत जाइए। जितना आपका हिंदुस्तान पे, उससे ज्यादा मेरा हक है, क्योंकि आप इंडियन बाय बर्थ हैं, मैं इंडियन बाय बर्थ और इंडियन बाय चॉइस भी हूं, उसको याद रखिए आप। बिल्कुल। और ये बात ठीक नहीं है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। सवाल हर कोई पूछ सकता है। पात्रा साहब, राकेश जी, ठीक है, मैं आ रही हूं। एक बार राकेश जी उस सवाल पर पहुंचे, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद आपके लिए पाक है, महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। हमें किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर जाने में आपत्ति नहीं है। हम तो उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं कि वो लोग भी मंदिर आएं, भारत की विरासत की जयकार करें। और आप जैसे लोग जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं असीमानंद पर, बाकी लोगों पर, जिस चीज़ में कोई चार्ज ही नहीं है, जो मुकदमा फेल कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों अपील करेगी जिसमें कुछ दम ही नहीं है? देखिए, आप न्यायालय पर की प्रक्रिया पर सवाल मत खड़ा कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को मोदी सरकार के अंतर्गत ही सड़क से लेकर संसद तक उत्तेजनात्मक और विभाजनकारी बात करने की छूट मिलती है। ये भारत की उदारता की सीमा है। ये उदारता देखिए, आप किस तरह की भाषा बोलते हैं। आप दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। ओवैसी साहब, आपका आपत्ति किस बात की है? आपका आपत्ति किस बात की है? आप आरएसएस के द्वितीय सरसंघ में चालक, सुन लीजिए ओवैसी साहब, पहले सुन लीजिए, बहुत बोल दिया आपने। आरएसएस को आप पढ़ लीजिए और आप आरएसएस को पढ़ लीजिए। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का भारतीयकरण चाहते हैं, उनके इस्लाम को बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं भारतीयकरण हो। आप अपने आप आपने कहा मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, हम कर रहे हैं, हम आपको हिंदुस्तानी मानते हैं। आप मानिए, आप हमारा हिस्सा मानिए। आप मानते नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओवैसी साहब, आपके साथ समस्या यह है, हमसे ज्यादा सुप्रीम है, याद रखिए। वो मुझे इजाजत देता है। एक सेकंड सुन लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए। आपके साथ समस्या क्या है कि आप अदरिंग्स में विश्वास करते हैं, मैं और तुम। हम मैं और तुम में विश्वास नहीं करते हैं। वी अस एंड देम का सिंड्रोम में विश्वास नहीं करते हैं। आप हर बात को न्याय की प्रक्रिया से लेकर, मेमन से लेकर और साधारण नागरिक तक में मैं, हम और तुम का जवाब लेते हैं। यह पंथ निरपेक्षता के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है। जवाब लेते हैं। देखिए ओवैसी साहब, आरएसएस के जो नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए हैं, ये इनके अल्फाज से इनका गुरूर, तकब्बुर और एरोगेंस का इजहार हो रहा है कि आपको इजाजत मिलती है। आप कौन है मुझे इजाजत देने वाले? मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने ही कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए, हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा?
ओवैसी साहब, आपने जिस भाषा का प्रयोग किया संसद के भीतर और हैदराबाद की सभाओं में, जिस तरह से आपने संघ को दुत्कारा, जिस तरह से आपने गालियों की भाषा का प्रयोग किया, क्या संघ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की? आप उस लायक नहीं, आप डिजर्व नहीं करते हैं। आप कई मामलों में उत्तेजना पैदा करते हैं सिर्फ अपनी पहचान बनाए करने के लिए। आप भारतीय मुसलमानों में वोट बैंक की राजनीति के लिए पहचान बना रहे हैं, और यह पहचान बनाने की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी आपकी। वो जिंदगी भर रहेगा। मैंने अगर पार्लियामेंट में, अरे सुन तो लीजिए ना, इतने क्यों परेशान हो जा रहे हैं आप? सबर करिए, थोड़ा सुन लीजिए। हम आपके खिलाफ ही बोलूंगा इंशाल्लाह। हाँ, एक बार जवाब सुन ले। हाँ, ओवैसी साहब, संघ के खिलाफ अगर मैं पार्लियामेंट में बोला हूं तो फिर बोलूंगा। किसमें ताकत है मुझे रोकने की, देखेंगे। आप नहीं रोक सकते। आप 1000 बार बोलिए, अगर मैं लाइन क्रॉस ये बार-बार गलत, आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ की पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही सवाल कर रहा हूं कि दुबई, अबू धाबी की मस्जिद आपको मुतबर्रिक जरूर होगी, हमको भी है, मगर हम ये प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे कि भैया 240 मसाजिद जो गुजरात में जलाए गए, तोड़े गए, और फिर उसका क्या होगा? मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आप कहते हैं केस नहीं है। कैसा केस नहीं? हम कहते हैं केस है उनके ऊपर। रोहिणी सालियान ने क्या कहा था कि प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाला जा रहा उनको छोड़ने के लिए। यही तो तजाद है, यही तो हिपोक्रेसी है आपकी कि मुल्क की मस्जिद की फिक्र नहीं है और देश के बाहर जा रहे वहां की मस्जिद की आपको फिक्र है। और कश्मीर में 700 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। ओवैसी साहब, यदि आप भारत के नागरिक हैं, यदि आप हिंदुस्तान, यदि आप भारत के देशभक्त नागरिक हैं, तो कश्मीर के 700 मंदिरों की भी बात कीजिए। कश्मीर में 700 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है, वहां पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। आप अंजना ओम कश्यप से कहिए कि कश्मीर के मंदिरों की जब डिबेट करें मुझे बुला लें, और यकीन जानिए मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बुला लीजिए, अंजना ओम कश्यप जब करेगी आज आप बोल दीजिए, आप बोलिए, आप उनकी आलोचना तो कीजिए, उनको उनकी निंदा तो कीजिए। ओवैसी साहब, आप निंदा क्यों नहीं करते हैं? मैं उत्तर देना चाहूंगा। आर्मी को हटाकर, पुलिस को हटाकर हिंदुओं को लेसन देने की बात करते हैं। ये आरोप अकबरुद्दीन ओवैसी पर है। दोनों भाई एक ही हैं। एक सेकंड, मैं एक बार केसी त्यागी जी के पास जाना चाहती हूँ, प्लीज संबित जी, फौरन उसके बाद आऊंगी, फौरन उसके बाद केसी त्यागी जी। एक धर्म से इसे जोड़ रहा है, अलग अलग तरीके से दोनों पार्टियां जोड़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन इस बीच आप लोग कह रहे हैं तो बिहार चुनाव के मद्देनजर है, मतलब आप भी सियासत हर कदम पर। नहीं, मेरी आवश्यकता है इस बहस में, मुझे लगता है कि मेरा चयन आपने गलत किया, क्योंकि जिस उत्तेजनात्मक बहस को आप चाहती हैं वो तो हो ही रही है, और उसमें मेरी आवश्यकता मुझे नहीं लगता। ओवैसी साहब बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, और हमारे प्रिय समित पात्रा जी बैठे हैं, तो हमारी तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं है। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले ही आपने कह दिया कि मेरा क्या राय है बिहार के चुनाव को लेकर के। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं, इन दोनों की, तीनों की। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। सवाल मुझसे कर रही हैं जी। नहीं, आपने तो जवाब दे दिया ना कि बिहार के चुनाव से जोड़ दी हमने। मैं लोकसभा चुनाव, अब मुझे बोलने दीजिए, आपने तीन लोगों को जितना समय दिया है उतना समय, उसका 1/3 मुझे भी चाहिए। गुजरात चुनाव के दौरान एक कार्यक्रम में कोई आदमी या कोई सपोर्टर या कोई मोदी जी का चाहने वाला मुस्लिम कैप जो है उनको भेंट करना चाहता है। वो दुपट्टे स्वीकार कर रहे हैं, वो गमछे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम स्कर्ट पहनने से मना कर देते हैं। एक दिन मुझको वो याद है, चूंकि उन दिनों उनको उस तबके के वोटों की आवश्यकता थी जो टोपी नहीं पहनते हैं। आज जब वो दुबई में गए हैं तो चूंकि बिहार चुनाव उनके सामने है जी, और बिहार के आसपास के बॉर्डर के कई लाख मतदाता दुबई में और इसके आसपास काम करने के लिए जाते हैं। हाँ। तो आज वो दर्शक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में मस्जिद में भी जाते हैं। तो मोदी जी के बारे में एक चीज जरूर मान लीजिए कि बगैर सोचे समझे वो कोई काम नहीं कर सकते। हम उनके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उनकी जो होशियारियां हैं उससे भी वाकिफ हैं। उनके चुनाव, उनके जहन में, और बिहार का चुनाव पता नहीं और क्या क्या उनसे कराएगा। ये तो शुरुआत है उनकी। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होशियारियां, और फिर कहा कि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
67% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या राय रखते हैं, आइए आपको बता दें। ये सवाल हमने आपसे भी पूछा था, हल्ला बोल आपका भी मंच है। मस्जिद जाने से मोदी पर मुसलमानों का भरोसा क्या बढ़ेगा? यूएई में मस्जिद जाने से क्या हिंदुस्तान में बसे मुसलमानों का भरोसा उन पर बढ़ेगा? 67% कहते हैं हाँ। देखते रहिए आज तक। फौरन लौट रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखते रहिए आज तक।